नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट किया और साथ में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की और मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें अच्छे से आसानी से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो बच्चों, आज की उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है। ठीक है ना, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना, तो मैं जो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से आपसे कराऊंगा, अगर गलती से भी तुम्हारे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चा एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यदि 12, 38, 9x, 6, 3, 7, 8y 11 अंकों की एक संख्या जो 72 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो 7x + 7y का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, तो 6, 8, 7, 9 ये हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो बच्चे, अब ये बताओ आप, इसमें जो 72 है, तो 72 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा, किसी मैथमेटिशियन ने हमें नहीं बताया कि डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल 72 का कोई नहीं होता। ठीक है ना, तो हमेशा संख्या के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल हमें पता हो। ठीक है ना, तो 72 को हम तोड़ सकते हैं 8 और 9 में, यानी कि जो संख्या 8 से भी कटती हो और जो संख्या 9 से भी डिवाइड होती हो, डिविजिबल हो, तो 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी, तो वही संख्या हमेशा 72 से डिविजिबल होगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे 7x + 7y का अंडर रूट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x का जो कोफिशिएंट है ये 7 है और y का कोफिशिएंट है ये भी 7 है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 7 × x + y का अंडर रूट। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्वेश्चन का उत्तर है, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है, वो x और y अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड ना करके x + y के सम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर बच्चों x और y यानी कि जो भी वेरिएबल हमें दे रखे हो, अगर उनके कोफिशिएंट समान है तो कोशिश हमेशा ये करते हैं हम कि इनका, जैसे कि x + y है, इसका इकट्ठा मान, इकट्ठी वैल्यू हमें पता चल जाए। ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ पे ये तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे y की पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन y की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है ना, फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल ना लगा के पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे x + y इस पूरे की वैल्यू इकट्ठी चाहिए। ठीक है, तो 9 के लिए हमेशा डिजिटल सम पे वर्क करना होता है। डिजिटल सम जो पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, तो डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम होता है कि संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है ना, और अगर संख्या में 9 बनता हो या फिर 9 दिखता हो तो उसको एलिमिनेट करके चलना है, यानी कि यहाँ पे 9 दिखाई दिया तो हटा दो। तो 8 और 1 9, ये भी हटा दिया हमने, 7 और 2 9, ये भी हटा दिया। ठीक है ना, और 6 और 3 9, ये भी हटा दिया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, x y 8 और 3, तो 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम क्या होगा बेटा, 2, और 2 के साथ x + y, 2 के साथ क्या ऐड कर दोगे, 2 + x + y, और जो भी संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उसका डिजिटल सम हमेशा क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो 2 + x + y, इसका डिजिटल सम बेटा हमें 9 बनाना है। तो आप मुझे बताइए कि 2 के साथ x + y की ऐसी क्या वैल्यू जोड़ी जाए कि 9 बन जाए। तो आप कहोगे कि x + y की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 7। तो 7 + के 2, तो ये बन गया 9। तो इसका मतलब x + y की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 7 है। तो 7 × 7 और इसका कर दोगे स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर होगा 7। तो मैं आशा करता हूं कि चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप चाहो तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x + y की जो वैल्यू होगी बेटा वो 7 ही बनेगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में ना स्पीड से काम करना होता है, जल्दी काम करना होता है। तो अगर x और y जो भी वेरिएबल दे रखे हो, अगर उनका कोफिशिएंट इक्वल हो तो कोशिश ये करो कि x + y की वैल्यू एक साथ निकल जाए। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे 8 के डिविजिबिलिटी रूल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आप आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, वो निकाल सकते हो। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं बोल के बता रहा हूं आपको और शॉर्ट में मैं लिख दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई हमारा,
यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या 8 9 7 3 5, 8 9 7 3 5, 9y 7x2 72 से विभाजित है। किससे? 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए, y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा? 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 3 7 5 और 8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2019 में एसएससी ने पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये कोई एक संख्या है जो 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है और y के अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम संभव मान के लिए, ठीक है ना, तो y के अधिकतम यानी कि मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ पे पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है कि 3x माइनस वाई, तो यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट अलग अलग है यानी कि इक्वल नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारे सवाल का उत्तर होगा, आंसर होगा, वो जो डिपेंड करेगा वो x और y दोनों की ही वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है y के अधिकतम संभव मान के लिए, तो इस बात का अपना एक मतलब होता है, यानी कि क्वेश्चन में हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। तो हमेशा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना, क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से एग्जामिनर क्या करता है? कंफ्यूज करता है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं भाई। तो यहाँ पे ये बताइए कि अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। हमेशा संख्या के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जिनका हमें डायरेक्ट रूल पता हो। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि बाद के 3 अंकों की संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो, और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे हम हमेशा डिजिटल सम पे काम करते हैं। 9 के लिए हमेशा डिजिटल सम, 3 के लिए हमेशा डिजिटल सम। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट अलग अलग होने के कारण हमें 8 का डिविजिबिलिटी भी चाहिए और 9 का डिविजिबिलिटी भी चाहिए। दोनों ही रूल का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो केवल बाद की अंकों की, बाद की 3 अंकों से बनने वाली संख्या में लगाओगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। 8 के लिए कुछ फैक्ट होते हैं, 8 के लिए क्या होते हैं? कुछ फैक्ट होते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दो, अगर एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे और बीच में कोई वेरिएबल हो, ठीक है ना, और अगर एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे और लास्ट में कोई वेरिएबल हो, तो बात को समझना, ये तुम्हारी स्पीड को ना बढ़ा देगी। ठीक है ना, तो अगर बाद के 3 अंकों की बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से कटती है तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर कोई वेरिएबल बीचों बीच है और x की वैल्यू अगर 1 आई तो 1 के साथ हमेशा 5 और 9 भी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 आई तो 3 के साथ सेटिस्फाई करेगी क्या? 7 भी। ठीक है ना, अगर बीच में कोई वेरिएबल है और बीच के वेरिएबल की वैल्यू 1 आई तो 1 के साथ 5 और 9 दोनों वैल्यू पर सेटिस्फाई करता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, और अगर x की वैल्यू 3 आई तो 3 के साथ केवल एक पॉसिबिलिटी और बनती है 7 की, 1 के साथ 2 पॉसिबिलिटी होगी और 3 के साथ केवल एक सिंगल पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई 2 संख्या है, 2 अंक है और लास्ट में कोई वेरिएबल दे रखो 8 की डिविजिबिलिटी के केस में, तो जो x का मान होगा वो हमेशा इवन होता है। इवन क्या होता है? इवन होता है, इवन डिजिट होती है। और इवन डिजिट क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। कभी भी यहाँ पे ऑड नंबर नहीं आएगा और पॉसिबिलिटी केवल एक ही बनती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी आई? 3। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी आई? 2। लेकिन अगर वेरिएबल लास्ट में होगा तो पॉसिबिलिटी केवल एक ही बनेगी और वो भी इवन होगा। ठीक है ना, बाकी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, समझते हैं भाई। ध्यान दो, आपको 8 का पढ़ा तो आता ही होगा, 8 का टेबल। तो यहाँ पे देखिएगा, बाद के 3 अंकों की संख्या को 8 से डिवाइड करना है। यहाँ पे है 7। अगर मैं 0 रख दूँ, भाई सबसे छोटी डिजिट हमारी 0 हो सकती है क्योंकि टोटल डिजिट होती है 10, 0 से लेकर 9 तक। तो मिनिमम से मिनिमम मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे? x की जगह 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये बनेगी संख्या 702। कितनी बनेगी? 702। तो आप ये बताइए क्या 702 8 से डिविजिबल होगा? भाई 8 8 64, कितना बचेगा? 6 के साथ 2, 62, 8 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 0 तो हो नहीं सकती x की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो 7 1 2,
तो यहाँ पे देखो ये 712 होगा, ये 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि 8 × 64, क्या बचेगा 7, 7 के साथ कितना 2, तो इसका मतलब 72 फिर से आया, 8 × 72। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा वो 1 हो सकती है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर x की पॉसिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल किसके 8 में, और x की पॉसिबिलिटी यानी कि अगर 1 आई तो 1 के साथ हमेशा 5 और 9 पे भी सेटिस्फाई करता है हमेशा, ये फैक्ट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगर x वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर डिजिट 1 आई तो 1 के साथ 5 पे भी सेटिस्फाई करेगा और 9 पे भी। कहने का मतलब ये हुआ कि 712 भी 8 से कटेगी और 752 भी 8 से कटेगी और 792 भी 8 से कटेगी। देखो 8 × 64 कितना बचा 7, 72 आ गया, 8 × 72, 8 का डिविजिबल हो गया, 8 से डिविजिबल हुआ है ना। 8 × 72 कितना बचा 32, 8 चौक 32, यानी कि ये भी 8 से डिविजिबल हुआ। तो 8 × 72 कितना बचा 7, 7 के साथ 2 यानी कि 8 × 72, तो ये भी संख्या हमारी 8 से पूरा पूरा कटती है। तो बस आपको ये फैक्ट हमेशा याद रखना है जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन होगा, और अगर 8 से डिविजिबल कर रहे हो और बीच में कोई वेरिएबल हो, अगर उसकी वैल्यू 1 आई तो 1 के साथ 5 और 9 ये फिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो अब लगाओगे आप डिविजिबिलिटी रूल किसका 9 का, क्योंकि हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो हमारे पास x के होने की 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लगाते हो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम पे वर्क करना है, और तब तक डिजिटल सम तब तक निकालना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो बात को समझने का प्रयास करते हैं भाई। अगर संख्या में 9 दिखता हो या फिर 9 बनता हो, उसको एलिमिनेट करके चलना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 7 और 2 9 हटा दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे 9 है हटा दिया, ठीक है ना। 8 ये 9 है हटा दिया। अब यहाँ पे देखोगे 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1, और 1 और 8 9, तो 8 के साथ 7 और 3 भी हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि 7 और 3 10 का डिजिटल सम 1 होगा, और 1 के साथ 8 जोड़ोगे तो फिर से 9 बन गया, तो ये भी हटा दिया। तो बचा क्या बेटा 5 के साथ y, y के साथ x, यानी कि 5 + y + x। क्लियर हुई बात। तो इनका जो डिजिटल सम होगा वो 9 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये संख्या 72 से डिवाइड होती है तो 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास x की पॉसिबिलिटी कितनी थी, x की पॉसिबिलिटी है 1, 1 के बाद है 5, 5 के बाद है 9। तो आप यहाँ पे देखो 5 और 1 6, 6 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ कि 9 बन जाए, आप कहोगे सर 3 जोड़ दो, तो y की पॉसिबिलिटी कितनी आई 3। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1, 1 में ऐसा क्या जोड़ दो कि 9 बनेगा, तो आप कहोगे सर 8 जोड़ दो, ठीक है ना। तो 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 का डिजिटल सम कितना 5, 5 में ऐसे क्या जोड़ोगे कि 9 बने, तो आप कहोगे 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 + 1 का ये भी एक पेयर है, 8 + 5 का ये भी एक पेयर है, 4 + 9 का ये भी एक पेयर है। तो कुल मिला के बात ये है, क्वेश्चन में एक शब्द लिखा हुआ था कि y के अधिकतम संभव मान के लिए। तो आप यहाँ पर चेक करना कि y की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, लेकिन अधिकतम कौन सा है 8, अधिकतम कौन सा है 8। तो इसका मतलब पेयर हमें ये लेकर चलना है। अगर सवाल में ये y के अधिकतम मान ये वाली बात ना होती तो हमारे आंसर बेटा 3 बनते, और फिर ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता। हम ये देखते कि कौन सा ऑप्शन में आंसर होगा, वो हमारा आंसर ठीक होता। यानी कि ऑप्शन पे डिपेंड करता, क्योंकि अगर ये पेयर लेके चलोगे तो आंसर कुछ और निकलेगा, ये पेयर लेके चलोगे तो आंसर कुछ और निकलेगा, ये वाला पेयर लेके चलोगे तो आंसर कुछ और निकलेगा। तो इस आधार पर आंसर हो गए 3। तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सवाल जो दे रखा है y के अधिकतम मान के लिए, तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 पेयर है, उन 3 पेयर में से ये चेक करना है कि y का अधिकतम मान कहां पे मिलेगा। तो y का अधिकतम मान बेटा यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब पेयर ये लेके चलना है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है बेटा 8, x की वैल्यू कितनी है 5, तो वैल्यू रख दो x की 5, 5 दिए 15, 15 में से 8 माइनस करोगे कितना आया 7। तो इसका मतलब हमारा जो जवाब हुआ वो 7 हुआ। तो एक बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया और किसी बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी पुलिस का जो प्रीवियस एग्जाम को अगर तुम आधार बनाओगे तो वो तो बहुत आसान क्वेश्चन थे उसमें, और इस बार लेवल बहुत हाई हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को एक योद्धा बनाकर रणभूमि में उतरना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या होगा, मैं क्वेश्चन को बोल के बताऊंगा, शॉर्ट में यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई हमारा, यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या 209, 4x, 8, 4, 3, y 2 कह रहा कि 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है बेटा हमारे पास A, B, C और D। ऑप्शन है 5, 2, 3 और 6। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है बेटा 10 अंकों की संख्या दी हुई है और 10 अंकों की संख्या है 209, 4x, 8, 4, 3y 2, 88 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो सेम इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके तुम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना एक बार, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना। तो बताइए बेटा ये 88 से विभाज्य है, किससे, 88 से, और कोई भी संख्या 88 से विभाज्य केवल तभी होगी अगर वो संख्या हमारी 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो और 11 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो, क्योंकि 88 का डिविजिबिलिटी रूल ये बनेगा कि 8 गुणा 11, 11 8 88, क्योंकि 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता है। जिस बच्चे को नहीं पता वो पिछली वीडियो देख सकता है, उसमें एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाई हुई है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट है ना बेटा वो अलग अलग है। अगर अलग अलग है ना तो हमेशा दोनों ही डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कोफिशिएंट सेम हो जाते और बीच में प्लस का निशान आ जाता तो हम केवल 11 का डिविजिबिलिटी रूल से काम कर लेते, है ना। संभावना होती है कि एक डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट अलग अलग होने के कारण हमें अब 8 का और 11 का दोनों का ही डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 8 ये कहता है कि बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो देखिए बेटा, तो y की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि y की पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे y को 0 मान लूँ, कितना मान लूँ बेटा, 0 मान लूँ, तो 8 3 24 बचेगा 6, 6 के साथ आया 2, यानी कि बनेगी संख्या 62 और 62 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, 31 और 2 यानी कि 312 संख्या बनेगी। 8 8 64, वो सॉरी 8 3 24, कितना बचेगा 7 और 7 और 2 72, 8 9 72। तो इसका मतलब ये संख्या यहाँ पे x की जो डिजिट हो सकती है, वो y की जो डिजिट हो सकती है वो 1 हो सकती है। और अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर गलती से भी 8 के डिविजिबिलिटी रूल में वेरिएबल की वैल्यू 1 आई तो 1 के साथ बेटा 5 और 9 पे भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हमारे पास y की कितनी पॉसिबिलिटी हुई, y की पॉसिबिलिटी हुई 3। तो 3 y की पॉसिबिलिटी है फिलहाल, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं किसका डिविजिबिलिटी रूल, 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है विषम संख्याओं पर अंकों का योग, सम संख्याओं पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल बने, ठीक है ना। तो इवन पैलेस पर जो डिजिट का सम होगा और ऑड पैलेस पर जो डिजिट का सम होगा उनका जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 बने या 11 के पाड़े में, 11 के टेबल में आने वाली संख्या बने। तो चेक करते हैं भाई, 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 प्लस x, 11 और 4 कितना 15, 15 प्लस y। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 15 प्लस x प्लस y, ठीक है ना। ये हुआ हमारा विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग। अगर मैं बात करूं सम स्थानों पर,
2 प्लस 0 प्लस 4 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 2 17। तो ये हुआ हमारा 17 विषम सम स्थानों पर अंकों का योग। तो बेटा इनका जो डिफरेंस होगा या तो 0 बने, या फिर 0 नहीं बन रहा तो 11 बने, 11 नहीं बन रहा तो फिर 11 के पाड़े में कौन संख्या होगी अगली 22, 22 के बाद 33। इस तरीके से हमें चेक करना है कि बनाना क्या है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा 0 रखनी है। अगर 0 नहीं बन पाया तो 11 बनाओ, अगर 11 भी नहीं बन पाया तो 22 बनाओ, 22 भी नहीं बन पाया तो 33 बनाओ। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है बेटा। चलिए अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कि अगर 0 बनाने की हम कोशिश करें तो 0 केवल तभी बन सकता है अगर 17 को 17 में से घटाया जाए। 17 को किस में से? 17 में से घटाया जाए। अगर 17 बनाना है तो 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू में 2 रख लेता हूं और y की एक पॉसिबिलिटी बेटा 1 है, तो y अगर 1 है तो x को भी 1 होना पड़ेगा, और x भी 1 और y भी 1। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि x का मान जो होगा ना अधिकतम होगा, तो इसका मतलब अगर x मैक्सिमम है तो y को मिनिमम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब x और y यहां पर इक्वल हो जाते, x मैक्सिमम ना रहता और y मिनिमम ना होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई को हम कभी भी 2 नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते बेटा? 2 नहीं बना सकते। अगर 2 नहीं बना सकते तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डिफरेंस को हम 0 भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारी प्राथमिकता किसकी होगी? 11 की। अब हमें कोशिश करनी है कि 11 बने, ठीक है ना। 17 और 11 कितना? 28। इसका मतलब ये हुआ अगर 28 में से मैं 17 को माइनस कर दूं तो तब बनेगा बेटा क्या? 11। 28 में से अगर 17 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 11। अब ये बताओ 15 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 28 बन जा? आप कहोगे सर 13 जोड़ लो। कितना जोड़ लो? 13। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 13 है। कितनी है? 13 है। और y की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास? 1 है, 5 है और 9 है। अब ये बताओ 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 13 बन जा? आप कहोगे सर 12 जोड़ लो। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि x केवल एक सिंगल डिजिट है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? डबल डिजिट। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि x को सिंगल डिजिट में रहना है, डबल डिजिट में नहीं हो सकता। तो अब नंबर किसका है बेटा? 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 13 बन जा? आप कहोगे सर 8 जोड़ दो। तो 8 और 5 13, ये एक पेयर बन गया, ये भी एक सिंगल डिजिट है और ये भी एक सिंगल डिजिट है। अब नंबर आया बेटा 9 का। 9 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 13 बन जा? 9 और 4 13। तो इसका मतलब ये भी सिंगल डिजिट है और ये भी। तो 9 और 4 13। हमारे पास कितने पेयर बने बेटा? 2 पेयर बने। अब सवाल में लिखा हुआ था कि x का मान ना अधिकतम रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए x का मान। तो आप मुझे बताओ x का मान यहाँ पे 8 भी है, x का मान यहाँ पे 4 भी है, तो अधिकतम कहाँ पे है? 8। इसका मतलब हमें पेयर ये लेकर चलना है। कौन सा पेयर लेकर चलोगे? 8 5 वाला। तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है, तो 8 पंजे 40 और y की वैल्यू कितनी थी? 5 5 सते 35। तो 40 में से 35 को घटा दोगे तो हमारा आंसर बनेगा 5। तो मैं ऐसा करता हूँ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे है ना, 8वां था क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि 8 अंकों की संख्या 207 4x 207 4x 4y2 4y2 88 से विभाज्य है। किससे? 88 से विभाज्य है। तो 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल है भाई हमारा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन है हमारे पास 36 है, 49 है, 45 है और 42 है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 8 अंकों की कोई संख्या है 207 4x 4y2 जो कि 88 से पूरा डिवाइड है ना। तो आपसे जानना चाहता है कि 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है कि x का मान अधिकतम है या फिर y का मान अधिकतम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा x का जो कोफिशिएंट है 4 है, y का कोफिशिएंट है 3 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो डिपेंड कर रहा है x और y की दोनों की वैल्यू पर, x की वैल्यू पर भी और y की वैल्यू पर भी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए मैं पानी पी लूँ।
देखिए भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा समझिए। अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है ना, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये संख्या ना 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी, और x और y के कोफिशिएंट अलग अलग है। इसका मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा और 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं y की पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूँ कितनी आती है, ठीक है ना। y की पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख लूँ तो 8 पंजे 40, शेषफल बचेगा 2, इसका मतलब 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1 रख लूँ तो 8 पंजे 40 बचेगा कितना, 1, 1 और 2 12, 12 8 से कटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे कितना रख लूँ 2, तो 8 पंजे 40 बचेगा 22, 22 8 से कटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे y को 3 रख लूँ तो 8 पंजे 40 बचेगा 32, 800 को 32 पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब y की जो पॉसिबिलिटी है बेटा 3 है। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी वेरिएबल की पॉसिबिलिटी 3 आई तो इसका मतलब उसके साथ 7 पे भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब 3 के साथ हमेशा 7 पे भी सेटिस्फाई करेगा, 3 और 7 के अलावा किसी और डिजिट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये फैक्ट है 8 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 7 रख के देख लो, 8 पंजे 40 बचेगा 7, 7 के साथ आया 2 यानी कि बनेगा 72, और 72 8 से पूरा पूरा कटता है, ठीक है ना। तो 1 के साथ 5 और 9 और 3 के साथ 7, और अगर वेरिएबल लास्ट में है तो पॉसिबिलिटी कोई नहीं आएगी, केवल एक सिंगल ही पॉसिबिलिटी बनती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, इवन होती है, ठीक है ना, सम होती है। तो y की फिलहाल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं बात करूं अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो 2 और 7 9, 9 प्लस x, 9 प्लस x और 9 प्लस x प्लस y, और यहाँ पे बचाएगा कितना, एक सेकेंड, 11 का लगाना ना, हाँ 2 और 7 कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 प्लस x और प्लस y, है ना, इधर जा नहीं सकते, तो यानी कि 9 प्लस x प्लस के y, क्लियर। ये हुआ हमारा विषम स्थानों पर अंकों का योग। और अब चाहिए मुझे सम स्थानों पर अंकों का योग। तो 0 प्लस 4 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया 10। ये सम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर ये तो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल बने। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि 0 बन जाए, ठीक है ना। तो 0 बनाने के लिए बेटा अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बनेगा 0। 0 केवल तभी बन सकता है अगर मैं 10 को ना 10 में से घटा दूँ, 10 को 10 में से मैं घटा दूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको पूरे को 10 होना पड़ेगा, और 10 करने के लिए 9 के साथ मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस वाई का पूरे का मान 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि y की सिंगल छोटी पॉसिबिलिटी भी 3 है। तो इसका मतलब, और हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई का पूरे का मान 1 है, तो x प्लस वाई का पूरे का मान 1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि y की जो पॉसिबिलिटी बेटा वो 3 है। तो x प्लस वाई को हम 1 नहीं बना सकते, तो इसका मतलब हम 0 भी नहीं बना सकते, इसको पूरे को 10 नहीं बना सकते, तो 0 भी नहीं बना सकते। तो अब बचेगा क्या 11। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 तो हम बना नहीं पाए, तो अब बनाना पड़ेगा 11। तो 10 और 11 हुआ 21। अगर मैं 21 में से 10 घटा दूं तो बनेगा 11। तो इसका मतलब इसको मुझे ना 21 करना है, और 21 बनाने के लिए मुझे x प्लस वाई को क्या करना पड़ेगा, है भाई 12 बनाना पड़ेगा। 12 और 9 तभी तो 21 बनेगा। तो x प्लस वाई पूरे की जो वैल्यू होगी वो पूरे की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12 होगी, ठीक है ना। और y की पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास, 3 है, और यहाँ पे 7 है। तो बताओ 3 के साथ में ऐसा क्या जोड़ दूं कि बेटा 12 बन जाए, तो आप कहोगे सर 9 जोड़ दो, 9 और 3 12। क्लियर हुई बात। ये बताओ 7 के साथ ऐसा क्या जोड़ दूं कि 12 बन जाए, तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दो, 5 है ना। तो 9 और 3 12, 5 और 7 12। और इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि x का अधिकतम मान चाहिए या फिर y का अधिकतम मान चाहिए। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा ये वाला पेयर भी लेकर चलना है, ये वाला पेयर भी लेकर चलना है। तो इस बात का मतलब हुआ कि हमारे जो आंसर निकलने वाले हैं वो 2 आंसर निकलने वाले हैं, एक इस पेयर से और एक इस पेयर से। तो अब ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा ऑप्शन डिपेंडेंट, या तो इस पेयर वाला आंसर होगा या फिर इस पेयर वाला आंसर होगा। तो बेटा देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3 मानता हूँ, x की वैल्यू 9, 9 चौक 36, और y की वैल्यू कितने 3, 3 3 9, तो हमारा आंसर आया 36 और 9 45। एक तो आंसर हमारा ये सही है। अगर मैं x की वैल्यू बेटा 5 मानता हूँ, y की वैल्यू 7 मानता हूँ, x की वैल्यू 5, 5 चौक 20, और y की वैल्यू मानता हूँ 7, 7 3 21,
तो एक आंसर बेटा हमारा आया 41। तो आंसर 45 भी सही है, आंसर 41 भी सही है। तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन में ये तो 45 मिलेगा या फिर 41 मिलेगा। तो आप देख ही रहे होंगे हमारे ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में 45 है, तो इसका मतलब आंसर 45 है। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में 45 भी आ जाए और 41 भी आ जाए, फिर ऑप्शन में एक ऑप्शन हमेशा ये भी मिलेगा कि ए और बी दोनों सही है या बी और सी दोनों सही है। इस टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 45 है तो 41 नहीं आने का, और अगर 41 है तो 45 नहीं आने का। क्लियर हुई बात? अगर दोनों आए तो वो वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी बेटा। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल टुच्चे सवाल तो तुम कर ही लोगे अगर ये कर लिया आपने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है ना। नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 9 तो था ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे भाई हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन है हमारा ये कि यदि 8 अंकों की कोई संख्या 30x 55 8y 30x 55 8y 2 88 से विभाज्य है तो 6x प्लस 6y का मान क्या होगा? 6x प्लस 6y का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 30, 42, 35 या फिर 66, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो कोशिश करते हैं भाई क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने इतनी बात आपको समझाई, आप क्वेश्चन को देख के समझ चुके होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है बेटा। चलिए आप ये बताइए, सवाल दे रखा है ये कि ये कोई संख्या है और ये संख्या 88 से पूरा पूरा डिवाइड है और हमें वैल्यू चाहिए 6x प्लस 6y की। क्लियर हुई बात? तो आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा कि x और y का कोफिशिएंट इक्वल है। अगर x और y का कोफिशिएंट बेटा इक्वल है तो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस y। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन का उत्तर होगा वो x y पे अलग अलग डिपेंड ना होकर x प्लस y पे डिपेंड है, यानी कि x और y के सम पे डिपेंड है। क्लियर हुई बात? तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो भी हमारा आंसर रहा होगा उसमें ना 6 तो छिपा होगा, तो इसका मतलब आंसर 6 का मल्टीपल हो सकता है। अब 6 का मल्टीपल 35 तो बेटा नहीं है, तो इसका मतलब 35 तो कभी होगा नहीं, लेकिन 6 का मल्टीपल बाकी 3 ऑप्शन है। तो इस बात का मतलब ये हुआ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती, ठीक है। चलिए भाई करते हैं शुरू। अब आप ये बताइए, अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि ये संख्या 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी और 11 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल ना लगाकर हम केवल 11 का डिविजिबिलिटी रूल को प्राथमिकता देंगे पहले। वजह क्या है? वजह केवल इतनी सी थी कि x y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि x प्लस y का मान हमें इकट्ठा एक साथ मिल जाए। x और y की वैल्यू अलग अलग ना निकालकर x प्लस y की वैल्यू एक साथ मिल जाए। हमेशा ऐसी कोशिश करनी है कि अगर x और y का कोफिशिएंट इक्वल है तो, अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है 8 का भी लगाओ 11 का भी लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 का ना लगाने से या लगाने से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। 8 का लगा सकते हो आप, y की पॉसिबिलिटी निकलेगी और फिर आप आंसर दे सकते हो उसके हिसाब से भी, ठीक है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले लगाऊंगा किसका? 11 का डिविजिबिलिटी रूल। हम कोशिश करेंगे कि x प्लस y का मान ना इकट्ठा मिल जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा क्या कहता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल बने। तो 3 प्लस x, 3 और 5 कितना हो गया? 8, 8 प्लस y, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया 8 प्लस x प्लस के y। ये हुआ बेटा विषम स्थानों पर अंकों का योग। सम स्थानों पर अंकों का योग कितना होगा? 5, 5 और 8 कितना? 13, 13 और 2 कितना? 15। ये हुआ हमारा सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग।
तो बेटा इनका जो डिफरेंस होगा या तो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल बने। तो पहली प्राथमिकता 0 बनाने की है, और 0 बेटा तभी बनेगा जब 15 को 15 में से माइनस करोगे, है ना। तो इसका मतलब इस 15 को 15 में से माइनस करना है, तो इस पूरे को 15 बनाने के लिए x प्लस वाई की वैल्यू मुझे 7 लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी? 7। तभी 8 और 7 15, 15 माइनस 15 0 बन सकता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 7 है। तो यहाँ पे 6 × 7 कितना आया बेटा? 42। तो इसका मतलब आंसर हुआ हमारा बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमें x और y की वैल्यू अलग अलग ना निकाल कर हमने x प्लस वाई की वैल्यू एक साथ निकाल ली। तो आपको इतना ही चालाक बनना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। पहले कोफिशिएंट पे नजर मार लेना कि x और y का कोफिशिएंट गलती से बराबर तो नहीं है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, स्पीड के साथ करना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नोट कर लेना इसको है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अब देखते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेना, मैं बोल के भी बताता हूँ, ठीक है, और मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक का क्वेश्चन पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देखिए नेक्स्ट है भाई, यदि 7 0 8 x 6 y 8 z 9 ये संख्या 9 अंकों वाली है ना। तो सवाल में दिया हुआ है यदि ये संख्या वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है, किससे? 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो, सवाल में आपसे ये पूछ लिया। तो ऑप्शन हमारे पास A B C और D। तो ऑप्शन है 5 16 9 27। तो बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार तुम खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद ही हमारा आंसर देखना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, कैसे करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो क्वेश्चन ये है कि ये 9 अंकों की कोई संख्या है और ये 99 से पूरा पूरा डिवाइड है, डिविजिबल है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई। अगर कोई संख्या 99 से पूरा पूरा डिवाइड है तो इस बात का मतलब है कि संख्या 9 से भी डिविजिबल है और संख्या 11 से भी डिविजिबल है। तो 11 9 99, तो इसका मतलब 9 से भी डिविजिबल है बेटा और 11 से भी डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले लगा देते हैं 9 का, क्योंकि यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल है, इस बार 2 वेरिएबल नहीं है। तो पहले 9 का लगा के देख लेते हैं, ठीक है, या फिर पहले 11 का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो 11 का देख लेते हैं पहले। तो 7 और 8 कितना भाई? 15। 15 और 6 कितना भाई? 21। 21 और 8 कितना? 29। 29 और 9 कितना? 38। तो 38 तो ये आ गया भाई, ये आ गया हमारा विषम स्थानों पर अंकों का योग, ठीक है ना। अब बात करें सम स्थानों की, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हुआ हमारा सम स्थानों पर अंकों का योग। इनका जो डिफरेंस होगा या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल बने, 11 के पहाड़े में आए। बात समझ में आई। अब ये हुआ हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं बात करूं अगर 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो बेटा 9 के डिविजिबिलिटी रूल में केवल डिजिटल सम पर ही वर्क करना है। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर काम करेंगे, यानी कि डिजिटल सम पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। अगर संख्या में 9 दिखे या फिर 9 बने तो बेटा एलिमिनेट करके चलना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पे 9 दिखाया तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो 7 और 8 कितना? 15। और 15 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 6, और 6 कितना? 12। और 12 का डिविजिबिलिटी बोलो डिजिटल सम कितना होता है? 3। 3 और 8 कितना? 11। और 11 का डिजिटल सम कितना बेटा? 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना मिला मुझे? 2 मिला। 2 एक बार फिर से चेक कर लो। 7 और 8 15, 15 का मतलब 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 3 और 8 11, 11 का मतलब 2, डिजिटल सम यानी कि 2, ठीक है ना। 2 प्लस में साथ में x y z भी तो है, तो x प्लस के y प्लस के z। तो अब मैं बोलूँगा कि अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम या तो 9 बनेगा या 9 का मल्टीपल बनेगा, या तो 9 बनेगा या 9 का मल्टीपल बनेगा। 9 के पहाड़े में बनेगी कोई संख्या। बात समझ में आई। तो चलिए, तो अब हम अपनी खोपड़ी पर ज़्यादा जोर ना डालते हुए हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पे ए ऑप्शन उठा लूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर मैं 5 मान लूँ, तो यहाँ पे ना
5 38 में से 5 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा? 8 38 में से 5 घटाओगे तो 33 बचेगा। और 33 ना 11 के पाड़े में आता है। किसके? 11 के पाड़े में। तो इसका मतलब पहली वाली जो इक्वेशन बनी हमारी वो 5 को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर x + y + z का मान में 5 यहाँ रखूं तो 5 और 2 7 और 7 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि 5 हमारा आंसर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 16 मान लूं, x + y + z का मान कितना मान लूं? 16 मान लूं, तो 16 को माइनस करोगे 38 में से तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। 22 और 22 ना 11 के पाड़े में आएगा। तो यानी कि 16 को पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं यहाँ पे x + y + z का मान 16 मान लूं तो 16 और 2 18 और 18 बेटे 9 से कटता है। तो इसका मतलब 16 जो है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा बेटा वो 16 ही होगा। क्लियर होगी बात? तो x + y + z का मान 16 यहाँ पे रखोगे तो 22 आया और 22 11 का मल्टीपल है। यहाँ पे 16 रखोगे, 16 और 2 18 आया और 18 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 18 का डिजिटल सम भी तो 9 ही होगा ना। बात समझ में आई? तो इसका मतलब आंसर हुआ बेटा हमारा 16। और ये जो क्वेश्चन है कोई फर्जी सवाल नहीं है, ये पेपर में ही आया हुआ है। एसएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लो या फिर जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मिटा सकता हूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, ये लिख देता हूं मैं। यदि 5 अंकों वाली संख्या, यदि 5 अंकों वाली संख्या 5 3 8 x y 3 7 और 11 कह रहा है कि 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो x² + y² की वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शन में यहां लिख देता हूं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन है भाई हमारा 10 17 25 और 13, ये हमारे ऑप्शन है। क्लियर हुई बात? ठीक है। और मैं ये भी बता के चलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। कौन से एग्जाम में? सीपीओ के एग्जाम में। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। देखो इसमें वेरिएबल तो 2 ही है, x और y, लेकिन खास बात बेटा ये है कि लास्ट में दोनों वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। लास्ट में दोनों वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए 2 वेरिएबल के भी किए और 3 वेरिएबल के भी किए, लेकिन वे एक साथ नहीं आए कहीं पे भी, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ? ये एक साथ आया। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आए वो लगातार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल और भी अन्य एग्जाम में एक साथ आए, मतलब उसका ट्रेंड चला था एक तरीके से, है ना। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन डाटा चेंज करके आ जाए, ठीक है ना। और हमें केवल कंसेप्ट समझना है किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना है, ठीक है ना। तो समझिए भाई, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 3 8 XY कोई 5 अंकों की संख्या है जो 3 7 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो x² + y² की वैल्यू आपसे जानना चाहता है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश करें, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है ना। चलिए x² + y² की वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें x² + y² का मान निकालना है तो x और y की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। भाई x और y दोनों पर ही डिपेंड करेगी, तो x भी चाहिए y भी चाहिए, क्योंकि x² + y² एक साथ तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो समझिए, तो इस सवाल को समझने से पहले एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बताना चाहूँगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या है एक बार वो समझने का प्रयास करते हैं भाई। कंसेप्ट कुछ नहीं, केवल और केवल एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं चीज़ों को थोड़ा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से पूरा डिवाइड होती हो। दोबारा फिर से सुन लो कान खोलकर, मैंने कहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से पूरा डिवाइड होती हो,
ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लोगे सबसे पहले। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या को चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम केवल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, और जो मैक्सिमम डिजिट होती है हमारी वो 9 होती है। तो मैक्सिमम 3 अंक लिखने हैं तो 9 9 9। क्लियर होगी बात। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से डिविजिबल हो। तो सीधा सीधा इसको 15 से डिवाइड कर दो। तो 15 छिक्का 90, कितना बचा बेटा, 9 बचा। फिर से उतार लिया 9 का, 15 छिक्का 90, तो कितना बचा बेटा। अब फिर से यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 9 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 9 बचा। तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि 999 में तो 15 से पूरा पूरा डिवाइड है ही नहीं। उसका कारण ये है कि इस संख्या के अंदर जो ये 9 है ना, ये ज्यादा है, यानी कि ये जो संख्या है 9999, ये 9 ज्यादा है, क्योंकि शेषफल ना 9 बचा रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि शेषफल बचे ही ना, यानी कि शेषफल 0 बचे और वो संख्या 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या कर लूंगा, इस शेषफल को ना इस 999 से माइनस कर लूंगा। कितना, 999 में से -9 कर लोगे तो कितना बचेगा, 990। तो 3 अंकों की दुनिया में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 990 है, जो पूरा पूरा 15 से डिवाइड होगी। इससे बड़ी संख्या नहीं है। क्लियर हुई बात। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर, उसको माइनस कर लेते हैं हम हमेशा संख्या में से। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, रिमाइंडर बचा 9, तो इसका मतलब इस संख्या में ना 9 ज्यादा है। ये संख्या 9 माइनस करोगे तो संख्या मिलेगी 990। तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज और समझने का प्रयास करेंगे। भाई अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है वो, हमने मान लिया n है वो नंबर, ठीक है, और ये जो नंबर है ये 4 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है, ये 5 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है, और ये संख्या 6 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। ये नंबर 4 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 5 से भी और 6 से भी। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये 4, 5 और 6 तीनों से कट रहा है तो क्या इनके एलसीएम से भी कटेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। भाई आप ये बताओ, जैसे कि कोई संख्या 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो, तो इस बात का मतलब है वो संख्या ना इनके एलसीएम 6 से भी कटेगी, इसका मतलब। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर कोई नंबर 4, 5, 6 तीनों से कट रहा है तो इसका मतलब इनके एलसीएम से भी वो पूरा पूरा डिवाइड होगी। 4, 5 का एलसीएम हो गया 20, और 20 और 6 का एलसीएम बेटा 30। तो इसका मतलब संख्या जो होगी ये इस एलसीएम 30 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो अब इस क्वेश्चन को करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बेटा ये है हमारा कि यहां पर जो ये 5 अंकों की संख्या है ना, ये संख्या 3, 7 और 11 ये तीनों से डिविजिबल है। और मैंने किसी भी क्लास में आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया, क्योंकि आपके एग्जाम के वास्ते हमें जरूरत नहीं है 7 के डिविजिबिलिटी रूल की, वरना होता है 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, लेकिन आपको ना छोड़ो, इस चक्कर में नहीं पड़ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा। तो भाई मुझे ये बताओ, अगर ये जो संख्या है ये 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड है, 7 से भी और 11 से भी, तो मुझे बताओ क्या ये संख्या इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी इनके एलसीएम से, और इनका जो एलसीएम होगा बेटा वो 231 होगा, क्योंकि 3, 7 और 11 तीनों ही संख्या अभाज्य है, यानी कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उनका जो एलसीएम बनता है वो संख्याओं का प्रोडक्ट बनता है, 3 × 7 × 11, यही इनका एलसीएम बनेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। तो अगर ये संख्या 3, 7, 11 से डिवाइड है तो 231 से भी डिवाइड होगी। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं x और y को ना, इसको भी 9 मान लेता हूँ, इसको भी 9 मान लेता हूँ, यानी कि सबसे बड़ी डिजिट मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना। तो यानी कि 5, 3, 8, 9, 9। ठीक है, इसको अगर आप 231 से डिवाइड करोगे तो मैं ये चाहता हूं कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या 5 अंकों की 53,899 के नजदीक संख्या क्या होगी जो 231 से पूरा पूरा डिवाइड हो।
क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो मैं इसको 231 से डिवाइड करके देख लेता हूं, क्योंकि हमें बताया कि x और y को ना मैक्सिमम डिजिट हमने 9 मान लिया थोड़ी देर के लिए। हमें ये निकालना है कि इस 53,899 के आसपास कौन सी संख्या है जो 231 से पूरा डिवाइड है। तो 231 से भाग दोगे आप इसको, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 की मारने चलाओ, 462 आ गया। अब 462 यानी कि 8 में से 2 गए 6, 13 में से 6 गए 7, है ना, उतार लिया 9 का, 2 3 6, 3 की चला सकते हो, 3 ही कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 9 में से 3 गए 6 और 16 में से 9 गए 7, फिर से 9 उतार लिया, 3 की चला दो फिर से, है ना, 3 ही कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो फिर से कितना बचा बेटा, ये 76 बचा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हमारा 76 आया। क्लियर हुई बात। तो इस बात का मतलब है बेटा कि ये जो संख्या है ये 231 से पूरा डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या ना 76 ज्यादा है, 76 ज्यादा है। अगर इस संख्या में से मैं 76 को माइनस कर दूं तो वो संख्या हमें प्राप्त होगी जो 231 से पूरा डिवाइड है, ठीक है ना। तो मैं इस संख्या में से 76 को डिवाइड करता हूं, तो बेटा हमें संख्या पूरी नहीं निकालनी, हमें केवल और केवल x और y का मान चाहिए। तो 99 में से घटा दो सीधा 76 को, तो 99 में से 76 घटाओगे, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 7 गए, कितना बचा 2। तो ये जो 23 आया ना, इसमें ये x है और ये क्या है बेटा y, ये क्या है y। अगर इस पूरी संख्या में से 76 को घटाते हो तो 538 और 23 ये पूरी संख्या बनेगी जो 231 से डिवाइड होगी। लेकिन हमें तो x और y से मतलब है ना, तो x का मान कितना आ गया बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और y का मान कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 4 13 और इस सवाल का जवाब है बेटा डी ऑप्शन यानी कि 13, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को किस तरीके से करना है आप समझ गए होंगे कि लास्ट में अगर x y एक साथ दिख जाता है तो किस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है ना। तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें केवल और केवल हम अप्रोक्सीमेशन की मदद लेते हैं, थॉट प्रोसेस की मदद लेते हैं, ठीक है ना। तो चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो डायरेक्ट तुम्हें अगर कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट तुम सवाल को जल्दी से पूरा कर सकते हो और बहुत जल्दी से अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मैंने एक चीज़ आपको बता दी, अगर कोई डाउट होगा फिर भी मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नोट कर लो उसको। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या होगा देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये है, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, यदि 653 XY ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभाज्य हो, 80 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। ये सवाल में पूछ लिया। तो ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन है 2 3 4 6, A B C और D, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो बेटा मैं तुम्हें बोलूँगा कि वीडियो पॉज करके एक बार जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। एक बार करना, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, तब तक आप करने की कोशिश करना इस सवाल को, ठीक है। चलो वीडियो पॉज कर लेना, मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई हमारा कि 65 3 XY 80 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया सेम इसी तरीके से करना है ये भी क्वेश्चन, लेकिन मैं इसके लिए एक चीज़ और बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है बुक में भी इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी गलत है, ठीक है। मैं साबित भी कर दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा गलत क्यों है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो ये दे रखा है कि 80 है, 80 का मतलब क्या होगा कि संख्या 8 से भी घटे और 10 से भी घटे, संख्या 8 से भी घटे और 10 से भी घटे। तो एकदम से बच्चा क्या कर लेता है कि y तो बेटा 10, y की जगह 0, यानी कि y की वैल्यू तो 0 होगी। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अब केवल
3x 0 को भाग करके देख लो x की वैल्यू क्या आ सकती है मिनिमम से मिनिमम। तो अगर 0 रखोगे तो 300 बनेगा और 308 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर 1 रखोगे तो 310 बनेगा, नहीं कटेगा। अगर आप 2 रखोगे तो 320 बनेगा और 320 बेटा ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो बच्चा क्या करेगा x प्लस वाई का मान लिख देगा 2 और उत्तर भी इसमें ऑप्शन में भी क्या है 2 है और किताब में भी 2 है जबकि गलत है। आप जो है जब यहाँ पे ना x की वैल्यू 2 रखो और 0 रखो 6 5 3 भाई संख्या हमारी ये बनेगी। फिर अगर संख्या हमारी ये बनेगी तो ये 80 से भी तो कटनी जरूरी है। तो आप काट के देख लो 80 से कटती है कि नहीं पूरी पूरी, ये पॉइंटों में कटेगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि तरीका गलत है, क्वेश्चन जो कर रखा है सॉल्यूशन किताब में वो भी गलत है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब इस सवाल में क्या वजह है, क्या राज की बात है वो समझनी है अब तुम्हें, ठीक है ना। तो किस तरीके से करना है सवाल को मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। तो पहला तरीका तो मेरा वही होगा, ये तो ऑप्शन ही मिटा दिए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन था हमारा 2। तो पहला तरीका तो मेरा वही होगा कि भाई इस संख्या को ना थोड़ी देर के लिए x और y को ना मैक्सिमम डिजिट मान लो और मैक्सिमम डिजिट क्या होगी 9 9 9 9। अब इसको डायरेक्ट 80 से भाग कर दो। डायरेक्ट किससे भाग कर दो 80 से। भाई 8 8 64, 8 की चला दो 8 8 64, ये बच गया कितना 3, यहाँ पे आ गया 1, चलती नहीं उतार लिया 9 का। 8 ही कम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो गया, 8 ही कम 8, 80 कम 80, कितना बचा 9, 13 में से 8 गए 5, 59 उतार लिया कितने का 9 का। तो 8 7 56, 7 की चला लो भाई 7 0 0 7 8 56। तो यहाँ पे बचा 9 और 9 में से 6 गए 3। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है ये 80 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है क्योंकि ये जो संख्या है ये 39 ज़्यादा है। तो हमें करना क्या है बेटा, बाद की जो 2 डिजिट आपको दिख रही है ना इसमें से ना 39 को घटा दो। 9 में से 9 गए कितना 0 और 9 में से 3 गए कितना 6। तो इसका मतलब ये 60 आया ना, इस 60 में ये x है और ये बेटा y है क्योंकि बाद की 2 डिजिट 9 9 मान के चल रहे हैं और 9 9 में से मैं 39 को घटा रहा हूँ तो कितना बचा 60 और 60 का मतलब है x y और x की वैल्यू कितनी बेटा 6, y की वैल्यू कितनी 0। तो x y यानी कि आंसर होगा हमारा बेटा 6 + 0। तो इसका मतलब आंसर हुआ हमारा 6। तो आंसर है बेटा डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके जैसे ही सवाल मैंने एक और करा दिया आपको। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा हमारा, ये नोट कर लेना, सेम उसी अप्रोच से मैंने सवाल किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ ये दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई ये बताओ, ये अगर 80 से पूरा पूरा डिवाइड है इसका मतलब 8 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। और 10 का मतलब केवल इतना सही है मेरे दोस्त कि जो लास्ट डिजिट होती है वो 0 होती है। वो लास्ट डिजिट क्या होती है 0 होती है। तो संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x × 10। अरे 10 की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 514 लिख दिया और 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये संख्या बनेगी कि नहीं है भाई 5140। और इस 0 का मतलब यही तो है 10। तो 10 को मैंने अलग कर दिया, क्या कर दिया 10 को मैंने क्या कर दिया बेटा अलग कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो ये संख्या है ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 10 से भी कटेगी। तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, y का मान तो 0 रहेगा, y का मान तो क्या होगा 0 रहेगा। लेकिन अब जो ये संख्या बची हमारी 65 3x, ये 8 से कटनी जरूरी है। अगर बेटा ये 8 से कटनी जरूरी है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना जरूरी है इसका, तो इसका मतलब अब हमें ये लास्ट की 3 डिजिट इस पे काम करना है, लास्ट की 3 डिजिट पे। और अगर किसी संख्या के बाद के 3 अंकों की संख्या में जो लास्ट का वेरिएबल होगा वो हमेशा इवन होता है, सम होता है और पॉसिबिलिटी केवल उसकी एक ही होगी। तो 8 छंग 48, कितना बचा भाई 5, 5 के साथ क्या हो सकता है जो 8 के पाड़े में हो। तो आप कहोगे सर 6 हो सकता है, x का मान केवल 6 हो सकता है क्योंकि 5 बचेगा, 5 के साथ 6 आने से 56 बनेगा और 8 से 56, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6 होगी। क्लियर होगी बात। तो x की वैल्यू कितनी 6, 6 + 0 तो भी 6, ठीक है ना। तो वो गलती मत करना जो मैंने पहले गलती करके बताई आपको, वो किताब में सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन गलत है और इसको मैंने प्रूव भी कर दिया। अगर 2 0 रखोगे तो पूरी संख्या 80 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, समझने का प्रयास करते हैं।
ये पूरा का पूरा कंसेप्ट और पूरा मतलब जो है प्रैक्टिस आज खत्म हो जाएगी डिविजिबिलिटी रूल की। अगली जो वीडियो होगी हमारी वो नेक्स्ट कंसेप्ट पर होगी, ठीक है ना। चलिएगा, तो सवाल भाई हमारा ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो एसएससी ने पूछा 2019 में। देखिएगा, नहीं ये सवाल नहीं 2019 वाला, दूसरा है ये सवाल, तो ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिख सकते हो आप भाई, क्वेश्चन लिख लेना, मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3, क्या है 4x3 को 984 में जोड़ने पर, 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बेटा 10, 11, 12 और 15। तो सवाल हमारे सामने ये है कि 3 अंकों की संख्या है कोई 4x3, और इसको जब हमने 984 में ऐड किया, जोड़ दिया, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो 13y7 प्राप्त होती है, जो कि 4 अंकों की है। और जो ये संख्या है ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल भी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, और हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, तो भाई सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप जो काम करोगे वो कैरी पे करोगे, कोई हासिल वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं, 4 और 3 7, ये कंप्लीट 7 है, कोई कैरी तो नहीं बची। आप कहोगे सर नहीं, ठीक है ना। 8 में हमने x को ऐड किया तो बचा कितना y, ठीक है ना। तो 9 में हमने 4 जोड़ा, कितना बचा 13, 13 ही है यहाँ पे। अगर 13 के बजाय कोई ज्यादा नंबर होता 13 से, तो इसका मतलब 8 में x को जोड़ के कोई कैरी आई होगी तो यहाँ जुड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ना तो कैरी इधर है, ना कैरी इधर है, ना कैरी इधर है। क्लियर हुई बात? ना तो कोई हासिल इधर से आया, 3 और 4 7, 8 में x जोड़ा y, और 9 और 4 13, पूरा का पूरा लिखा गया है, तो इसमें कोई भी कैरी नहीं है, कोई भी हासिल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये बात तो हमने पता कर ली। अब दूसरा काम होगा हमारा कि ये संख्या ना बेटा 11 से डिविजिबल है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप भली बात ही जानते हैं, कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं। विषम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग का जो अंतर होगा वो क्या होगा? 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो 1 प्लस वाई और 3 और 7 10, तो 3 और 7 10 तो सम स्थानों पर अंकों का योग, और 1 प्लस वाई क्या आया? ये आया विषम स्थानों पर अंकों का योग। इनका अंतर बेटा या तो 0 बनेगा या फिर 11 का मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ पे हम प्राथमिकता किसको देंगे? पहले 0 बनाने की। तो 0 बना लेते हैं भाई पहले। तो 0 बेटा तभी बनेगा जब 10 में से 10 को घटाओगे। अगर आप 10 में से 10 को घटाना चाहते हो तो 1 प्लस वाई की वैल्यू को 10 होना पड़ेगा, और ये 10 तभी हो सकता है जब y को हम कितना मान लें? 9। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 9। तो y की वैल्यू आई हमारी 9। अब आप मुझे बताइए 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 9 बन जाए? आप कहोगे सर 1 जोड़ दो, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1। और x की वैल्यू अगर 1 है, y की वैल्यू अगर 9 है, तो हमारा जवाब कितना होगा? 10, जो कि ऑप्शन ए है। तो आशा करता हूं चीजें आसान लगी होगी, समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा पॉइंट, छोटे से छोटा भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा, एक एक चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ज़बरदस्त है। देखिएगा, 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम, 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है, 8b2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिख भी सकते हो, 8b2 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है। कह रहा कि 8b2 ये 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा?
तो ए का अधिकतम संभव मान कितना होगा, सवाल में ये पूछ लिया आपसे। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 2, 1 और 4। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। दोबारा फिर से समझ लिए कि 3 अंकों की संख्या है 5A7 और इसको हमने 335 में जोड़ दिया, 335 में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें परिणाम जो मिला, जो रिजल्ट मिला वो 8B2 मिला। और जो ये संख्या 8B2 आई ये जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो बताइए ए का अधिकतम मान क्या होगा, ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ऑप्शन है 8, 2, 1, 4। ठीक है, तो समझिए भाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेपर में होगा तो सबसे पहले करना क्या होगा, तो सबसे पहले कैरी पे काम करना है कि कोई कैरी वगैरह तो नहीं है, कोई हासिल वगैरह तो नहीं है। तो चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे 7 और 5 12, 12 का आया 2, कैरी आई 1, तो 1 जोड़ेगी बेटा इधर। ठीक है ना, तो 1 जो है 1 3 में जोड़ दिया, कितना आया 4। 4 में हमने क्या जोड़ा ए, और 4 में ए जोड़ने के बाद मिला बी। तो इसका मतलब 4 में जब हमने ए जोड़ा तो क्या मिला बेटा, हमें बी मिला। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ठीक है ना, 4 में ए जोड़ने के बाद बी। दोबारा समझिए, 7 और 5 12, 12 का हासिल, 12 का 2 का हासिल बचा 1, 1 जुड़ेगा इधर, 1 और 3 4, 4 में हमने ए जोड़ दिया, ए जोड़ने के बाद मिला हमें बी। क्या मिला बेटा, बी। अब हम यहाँ देखते हैं कि इधर से कोई कैरी इधर तो नहीं जुड़ रही। 5 और 3 8, 8 का 8 है, इसका मतलब इधर से कोई कैरी इधर नहीं गई। क्लियर होगी बात। तो कैरी को हमने ठिकाने लगा दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमसे पूछना चाहता है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपसे ये जानना चाहता है। तो आप मुझे बताओ, जो ये हमारा रिजल्ट आया, जो ये हमारा नंबर आया, ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि 9 के केस में और 3 के केस में हमेशा डिजिटल सम पे वर्क करना है। ठीक है ना, अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगी। और ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, तो इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम बनेगा वो 3 का मल्टीपल रहा होगा। चलिए डिजिटल सम पे काम करेंगे। 8 और 2 10, 10 का मतलब हुआ 1, यानी कि डिजिटल सम कितना आया 10 का 1। 1 में हमने क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। 1 में हमने क्या जोड़ दिया बेटा, बी जोड़ दिया। तो 1 प्लस बी का जो भी योगफल आया होगा वो 3 का मल्टीपल रहा होगा। अब एक छोटी सी बात समझना भाई यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रहा है, ए का अधिकतम मान। आप खुद बताओ, अगर ए मैक्सिमम है, ए अगर मैक्सिमम है और मैक्सिमम नंबर में मैं 4 जोड़ दूं तो बी भी तो मैक्सिमम निकलेगा कि नहीं। ए भाई, बी को भी तो मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए मैक्सिमम की वैल्यू आपको चाहिए तो अगर ए मैक्सिमम है और ए मैक्सिमम में ए के अधिकतम मान में मैं 4 जोड़ दूं तो बेटा बी भी तो अधिकतम हो जाएगा। तो इस बात का मतलब है कि बी भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, बी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और आप भली बात ही जानते हो कि टोटल जो डिजिट होती है वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक। तो मैक्सिमम डिजिट क्या होगी हमारी, 9 होगी। तो बेटा 9 फिर 8 फिर 7, हम पीछे से शुरू करेंगे, मैक्सिमम डिजिट को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ना बी को ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 ले सकता हूँ। अब 9 में 1 जोड़ा तो 10 बना, और 10 3 का डिविजिबल नहीं है, 10 3 से पूरा पूरा नहीं कटता। तो इसका मतलब मैं 9 तो ले नहीं पाया, क्योंकि 9 और 1 10, 10 3 से नहीं कटेगा। तो अब की बार मैं 8 लेके देख लेता हूँ, 8 और 1 9, तो इसका मतलब यहाँ बना 9। तो इसका मतलब बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 8 हो सकता है बी का अधिकतम मान। अगर बेटा बी अधिकतम मान 8 है ना, तो बताओ मुझे ए भाई, तो ए का मान कितना होगा। आप कहोगे सर 4 होगा, तभी तो 4 में 4 जोड़ के 8 बनेगा। तो ए का अधिकतम मान कितना आया बेटा, 4 आया। तो मैंने पूरा प्रयास किया, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया इस क्वेश्चन का। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई फिर से। ठीक है ना, तो ए का अधिकतम मान कितना, 4। तो इस सवाल का जो उत्तर आया हमारा वो 4 आया। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और अगर आपको वाकई में क्लास अच्छी लगी है और आपको लगता है कहीं ना कहीं कि क्लास से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ क्या पूरा ही फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है ना, तो लगता हो अगर ऐसा, तो बेटा कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को, इन वीडियो को पहुंचाना, है ना। हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने जो है एक सपना देखा है तो उसको पूरा करने में हमारी मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी चीज़ हम ना छोड़े। ठीक है ना, तो एक कहावत है, एक मतलब एक शायरी है कि जब आँख
आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बेटा अगर तुमने सपना देख लिया वर्दी का, तो वर्दी को हासिल करके ही रहना है। इस महारती बैच के माध्यम से हम आश्वासन देते हैं कि जो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे उसमें से तुम्हें कम से कम 90% से ऊपर आपको मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम जो है आपको जो पढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि सवाल चाहे आसान हो चाहे टफ हो, आपका नहीं छूटेगा पर, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।